नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। देहरादून से खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत के आज के कई कार्यक्रम बताए जा रहे हैं। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। 9 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। इसके अलावा 9:15 पर सेफ हाउस बीजापुर जाएंगे सीएम तीरथ सिंह रावत और 11:50 पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। इसके अलावा 12:50 पर IGI एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं सीएम तीरथ सिंह रावत। आज दिल्ली दौरा सीएम तीरथ सिंह रावत का बताया जा रहा है। कई कार्यक्रम उनके प्रस्तावित है, ये कहा जा रहा है। और दिल्ली भी जाएंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं सीएम तीरथ सिंह रावत। तो आज के कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री के ये बताए जा रहे हैं कि दिल्ली में जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो सकती है। दिल्ली का दौरा आज मुख्यमंत्री का बताया जा रहा है और भी कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बताए जा रहे हैं। तो सीएम तीरथ सिंह रावत के कई कार्यक्रम आज बताए जा रहे हैं, कई कार्यक्रम उनके प्रस्तावित है, कई कार्यक्रम में उनको शामिल होना है। आज दिल्ली दौरे पर भी रहेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत और जैसा कि ये बताया जा रहा है, जानकारी मिल पा रही है कि दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी कर सकते हैं। 9 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत और आज दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का रहने वाला है। और 9:15 पर सेफ हाउस बीजापुर जाएंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। तो एक सिलसिलेवार उनके तमाम कार्यक्रम बताए जा रहे हैं और 11:50 पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। इसके अलावा भी ये कहा जा रहा है कि कई कार्यक्रमों में उनको शामिल होना है। 12:50 पर IGI एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री और दिल्ली में भी उनके कई कार्यक्रम बताए जा रहे हैं, जैसे कि जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है, जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री आवास वो जाएंगे और तमाम कार्यक्रम मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के आज के रहने वाले हैं। तो देहरादून से ये जानकारी मिल पा रही है कि मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम आज बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आज दिल्ली भी रवाना होंगे क्योंकि दिल्ली में उनको जेपी नड्डा से मुलाकात भी करनी है और ये कहा जा रहा है कि ये मुलाकात हो सकती है क्योंकि दिल्ली दौरे पर रहेंगे। जाहिर सी बात है, दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। तो 9:15 बजे सेफ हाउस बीजापुर जाएंगे। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट भी उनको पहुंचना है। 11:50 पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद भी उनको दिल्ली के लिए रवाना हो जाना है और दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से यानी कि हाईकमान से, आला कमान से मुलाकात उनकी होगी। खबर देहरादून से है। तीरथ कैबिनेट की बैठक में 5 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। गोपन विभाग के नाम को बदलकर अब मंत्री परिषद किया गया है, यानी कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की DPR के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा दिव्य और भव्य कुंभ कराने के लिए मेला अधिकारी के प्रस्ताव पर शिथिलता प्रदान की गई है और 5 प्रस्ताव बताए गए हैं और जिन 5 प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक में मोहर लग पाई है, तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक कल हुई है। सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक की गई जिसमें 5 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। तो तीरथ कैबिनेट की बैठक में 5 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है और 5 अहम प्रस्ताव पेश किए गए जिन पर मोहर लगी है। गोपन विभाग की बात की जाए तो गोपन विभाग का नाम बदलकर मंत्री परिषद किया गया है। इसके अलावा भव्य और दिव्य कुंभ के लिए भी फैसला लिया गया है। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की DPR के लिए 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा दिव्य और भव्य कुंभ कराने के लिए मेला अधिकारी के प्रस्ताव पर शिथिलता प्रदान की गई है। तो कुल 5 प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जिनको मंजूरी मिली है तीरथ कैबिनेट में। तो कल बेहद अहम ये बैठक हुई है और इस बैठक में 5 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। तो तीरथ कैबिनेट की बैठक में गोपन विभाग का नाम बदला गया है, मंत्री परिषद नाम बदलकर किया गया है। इसके अलावा कुंभ को लेकर भी फैसला लिया गया। चंद्रमोहन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, और क्या कुछ इस कैबिनेट की बैठक में रहा, कौन कौन से 5 प्रस्ताव जिन पर मोहर लगी? जी बिल्कुल, देखिए कल जो बैठक हुई है उसमें 5 प्रस्ताव आए और उन पर कैबिनेट ने निर्णय लिया। सबसे पहले जो
गोपन विभाग है उसका नाम बदलकर मंत्री परिषद रखा गया है। अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो उनमें भी गोपन विभाग को मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ उत्तराखंड में अभी फिलहाल गोपन विभाग नाम था, तो अब इसका नाम बदलकर मंत्री परिषद कर दिया गया है। इसके अलावा कोटद्वार में जो मेडिकल कॉलेज है उसकी जो डीपीआर तैयार करने के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। फिलहाल एक जिले में 2 सरकारी कॉलेज नहीं हो सकते हैं, मेडिकल कॉलेज नहीं हो सकते हैं, तो एक डीपीआर तैयार करके केंद्र को ये भेजी जाएगी और फिर आवश्यकता अनुसार जो है सरकार निर्णय लेगी। इसके अलावा जो कुंभ के जो कार्य हैं, जो स्थायी या अस्थायी जितने भी कार्य हैं, बिजली से संबंधित है, पानी से संबंधित है, स्ट्रीट लाइट, इस तरह के जो काम है, जो नियमावली है अधिप्राप्ति, उसमें जो प्रावधान है तो उसमें थोड़ी शिथिलता दी गई है ताकि कुंभ के जो कार्य हैं वो जल्दी से हो सके, तो एक ये निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जो नगर निगम हरिद्वार है उसमें जो सॉलिड वेस्ट प्रबंधन परियोजना है उसके लिए एक पैकेज जारी किया गया था, उसको अब उसकी रीपैकेजिंग करने की स्वीकृति दी गई है। 5 पैकेज इसमें तैयार किए जाएंगे और इसके अलावा जो मैन पावर का टेंडर है उसकी लागत के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया गया है। साथ ही जो देहरादून का कोरोनेशन अस्पताल में जो फोर्टिस हेल्थ केयर सेंटर था उसका 10 साल का अनुबंध था और 7 मार्च को अनुबंध समाप्त हो गया था, तो उसको 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है। ये 5 निर्णय कल कैबिनेट की बैठक में हुए। ठीक है चंद्रमोहन, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। वही उत्तराखंड की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल, मोहन चंद्र जोशी सीएम तीरथ के वरिष्ठ निजी सचिव बनाए गए हैं। नैनदीप को सीएम स्टाफ में निजी सचिव की जिम्मेदारी दी गई है और इसके अलावा सीएम तीरथ के निजी स्टाफ में 2 और अधिकारियों की तैनाती की गई है और सीएम तीरथ के निजी स्टाफ की कुल संख्या अब 7 हो चुकी है। राज्य मंत्री यतीश्वरानंद के निजी सचिव ललित कुमार बनाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौफाल के निजी सचिव तारकेश्वर यादव बनाए गए हैं। तो अब मोहन चंद्र जोशी सीएम तीरथ के वरिष्ठ निजी सचिव बनाए गए हैं, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाता है तो 7 अधिकारियों की तैनाती मुख्यमंत्री के लिए की गई है। तो नैनदीप को सीएम का सचिव बनाया गया है, यानी कि सीएम तीरथ के निजी स्टाफ में 2 और अधिकारियों की तैनाती की गई है, क्योंकि 5 अधिकारी पहले ही तैनात किए गए थे मुख्यमंत्री के लिए और इसके अलावा अब 2 और अधिकारी बढ़ा दिए गए, यानी कि कुल मिलाकर निजी स्टाफ की संख्या अब 7 हो चुकी है सीएम तीरथ सिंह रावत के लिए। इसके अलावा राज्य मंत्री यतीश्वरानंद के निजी सचिव ललित कुमार बनाए गए हैं और यहाँ भी राज्य मंत्री के निजी सचिव भी बनाए गए हैं ललित कुमार और कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौफाल के निजी सचिव बनाए गए हैं तारकेश्वर यादव। खबर देहरादून से है। पहली अग्नि परीक्षा के लिए मदन कौशिक ने कसी कमर। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाई है और सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक हुई और बैठक में सीएम तीरथ सिंह रावत और मदन कौशिक शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट भी शामिल हुए बैठक में। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धन सिंह रावत की मौजूदगी में चुनाव पर रणनीति बनाई गई। 3 सदस्यों की कमेटी को अब सल्ट विधानसभा भेजा जाएगा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को कमेटी संभावित उम्मीदवारों के नाम देगी, यानी कि कमेटी का गठन किया गया है, क्योंकि सल्ट विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उपचुनाव होने, इसको लेकर पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। एक समिति का गठन किया गया है, वो समिति सल्ट जाएगी, वहां पर बातचीत लोगों से करेगी, संवाद करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि वहां की चुनावी बयान है वो क्या कहती है और ऐसे में उस नाम को चुन लिया जाएगा कि किस उम्मीदवार को सल्ट विधानसभा की सीट से उतारा जाए। तो वहीं 20 मार्च को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी और बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद उम्मीदवार के नाम का ऐलान होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जीत का दावा तो कर रहे हैं, प्रत्याशी के नामांकन में सीएम तीरथ सिंह रावत भी शामिल होंगे। आप सबके बीच में केवल 2 चीजें मुझे बताने के लिए इस प्रेस का आयोजन किया है। हमने महत्वपूर्ण सारे निर्णय आज आपको कल हमने बताया था कि आज सुबह
हम लोग सल्ट विधानसभा को लेकर एक बैठक करेंगे। तो सुबह वो बैठक का आयोजन हुआ, उसमें मुख्यमंत्री जी, मैं और हमारे यशपाल आर्य जी, धन सिंह रावत जी सल्ट विधानसभा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसको बताने के लिए मैं आज आपके सम्मुख बैठा हूं। आज हमने एक जो 3 सदस्य हमारी टीम है वो आज सल्ट पहुंच रही है और सल्ट में कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर और चुनाव की दृष्टि से कौन अच्छे चुनाव लड़ेंगे या कौन चुनाव की दृष्टि से चुनाव लड़ने के लिए अपना नाम प्रस्तुति स्वरूप में होता है, तो आज वो पैनल बनाकर कल दोपहर तक वो पैनल मुझे सौंपेंगे, ऐसा उनको निर्देश दिया गया, ऐसा उनको कहा गया है। एक बिंदु तो ये हमने तय किया है। 3 सदस्य कौन कौन है उसमें यशपाल आर्य, धन सिंह रावत जी और हमारे जो भट्ट जी जो हमारे महामंत्री हैं। तो ये कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, बातचीत करने के बाद एक पैनल बनाएंगे, पैनल सौंपेंगे। आज पहुंचेंगे? आज पहुंच जाएंगे, पहुंच गए होंगे। इसके बाद जो पैनल आएगा, यानी परसों, आज तारीख हो गई 18, 19, 20 तारीख की शाम को चुनाव संचालन समिति या कोर ग्रुप उसकी बैठक का तत्काल आयोजन करने का निर्णय भी लिया है, ताकि जल्दी से जल्दी नाम अनाउंस किया जा सके। जो भी नाम आएगा इस चुनाव संचालन समिति के मध्य बैठकर चर्चा करके और केंद्रीय नेतृत्व को तत्काल उस नाम को भेजा जाएगा और कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि वो नाम या तो बातचीत हो जाए उसी समय फैक्स इत्यादि मंगाकर, या नेक्स्ट डे उसको हम घोषित करें। इससे अलग हम लोगों ने ये भी आज निर्णय लिया है कि जो हमारा वहाँ 3 सदस्य कमेटी लगातार चुनाव का संचालन करेगी, उसके मध्य में उनको जो प्रमुख चीजें थी, आज उनको कहा गया है कि नंबर 1, चुनाव संचालन समिति का तत्काल आप वहाँ पर बातचीत करके उसकी तैयारी करें। चुनाव संचालन समिति तत्काल घोषित करनी है हम लोगों को, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो काडर बेस्ड पार्टी, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। चुनाव कोई भी लड़े वो कमल का फूल है, और इसीलिए चुनाव संचालन समिति की घोषणा हम लोग वो जल्दी ही करेंगे। तो सर, यहाँ देहरादून में 20 मार्च को किसकी मीटिंग होगी, इसी समिति की या कोर ग्रुप की? चुनाव संचालन समिति 2 तरह की होती है। एक तो उस विधानसभा की चुनाव संचालन समिति, एक चुनाव संचालन समिति स्टेट की होती है जो उस पर चर्चा करेगी, जो हमारा पैनल आएगा, पैनल के आधार पर तय करेगी। चौथा निर्णय हम लोगों ने ये लिया है कि जो नॉमिनेशन होगा, जिसका भी नॉमिनेशन होगा, जो प्रत्याशी घोषित होगा, वो नॉमिनेशन की जो तारीख निकलवाएंगे एज पर अपने जो सुझाव आए, जो भी करना है, उस नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री जी और मैं, हम दोनों वहाँ उपस्थित रहेंगे, हम भी नॉमिनेशन में। और हम लोगों ने जो अभी तक समीक्षा की आज बैठकर, उस समीक्षा में जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर वहाँ कार्यकर्ताओं का मनोबल इस रूप में बढ़ा हुआ है कि जो उनका प्रिय नेता उनके बीच में से असमय चला गया, उस नेता के प्रति श्रद्धांजलि किस प्रकार से दें। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी हो उसको बड़े भारी बहुमत से जिताकर और वहाँ से भेजा जाए। तो ये 5 निर्णय आज हम लोगों ने सुबह बैठ कर लिए हैं। इनकी जानकारी मैंने आपको देने के लिए ही बुलाया था, तो ये मैंने जानकारी दी है। वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के ताबड़तोड़ एक्शन से कहीं ना कहीं विपक्ष बेचैन सा दिखाई दे रहा है। तभी तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कुछ दिनों पहले तक त्रिवेंद्र सिंह रावत के 2022 तक मुख्यमंत्री बने रहने की प्रार्थना कर रहे थे, अब वही हरीश रावत नए मुख्यमंत्री को सूरमा भोपाली कह रहे हैं। और माना जा रहा है कि त्रिवेंद्र के सीएम रहते कांग्रेस की राह आसान बनती जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने ऐन वक्त पर नेतृत्व परिवर्तन कर कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेर दिया। तो क्या देवभूमि में बीजेपी का प्लान
पास होगा या फेल, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के नए मुखिया तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसलों को पलटने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस एक्शन से जनता बेहद खुश दिखाई भी दे रही है। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के फॉलोअर्स की झड़ी लग गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का ये एक्शन परेशान कर रहा है। तभी तो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को बीजेपी का सूरमा भोपाली कह डाला है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जिस तरह से ये तीरथ रावत की सरकार बनी है, सूरमा भोपाली की सरकार है, ये सीधे सीधे कह रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपने तो सीधे सीधे कह दिया कि पहला रावत जो था वो कुछ कर नहीं पाया 4 साल में, दूसरा रावत आया उसे सूरमा भोपाली बताया आपने, क्या है? क्योंकि सूरमा भोपाली ने चौराहे पर हंडिया फोड़ दी थी और ये तीरथ रावत जी जो है चौराहे पर भाजपा की हंडिया फोड़ रहे हैं। पिछली सरकार ने जो फैसले लिए उनको बदलने का नाटक करके ये भाजपा की अनुशासन की चौराहे पर धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो सर, ये तो एक्शन दूसरा काम जो है ये हमारे आराध्य देव राम और कृष्ण की तुलना, भगवान राम और राजा राम और भगवान राम की तुलना और कृष्ण की तुलना जो है मोदी जी से कर रहे, कह रहे हैं मोदी जी राम और कृष्ण है। इस सियासी वार पलटवार के अलावा देवभूमि में नेतृत्व परिवर्तन ने एक बार फिर उस सवाल को खड़ा कर दिया है जो पिछले 20 सालों से उठता रहा है। सवाल ये कि क्या इस बार नेतृत्व परिवर्तन के बाद सत्ता गंवाने का मिथक टूटेगा या फिर इस बार भी सत्ताधारी दल को सत्ता से बेदखल कर देवभूमि इतिहास दोहराएगी। गौरतलब है कि उत्तराखंड में एनडी तिवारी की सरकार को छोड़कर हर बार सत्तारूढ़ पार्टी ने सरकार में नेतृत्व परिवर्तन किया है और हर बार सत्ताधारी दल को सत्ता गंवानी पड़ी। ये सियासी पैंतरा सत्ताधारी दल को कभी भी चुनाव नहीं जिता पाया। साल 2001 में बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदला था, 2002 के विधानसभा चुनाव हार गई। साल 2002 से 2007 तक एनडी तिवारी पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे, सत्ता परिवर्तन फिर भी हुआ। साल 2007 में भाजपा को सत्ता मिली, 2009 में मुख्यमंत्री बदला, 2012 में हार गई। साल 2012 में कांग्रेस को सत्ता मिली, 2014 में मुख्यमंत्री बदला, 2017 में कांग्रेस भी हार गई। अब एक बार फिर उत्तराखंड में सत्ताधारी दल ने नेतृत्व परिवर्तन किया है और इसीलिए एक बार फिर ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि इतिहास दोहराया जाएगा या फिर नया इतिहास रचा जाएगा। इस सवाल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। आने वाला 2022 होगा तो वो जैसे बताया वैद्य जी ने कि 60 पार करेंगे। निश्चित है हम लोग सरकार बनाएंगे और 60 पार करेंगे। एक यह पूरा प्रदेश के अंदर दिख रहा है और उत्तराखंड का चौमुखी विकास करना हमारा उद्देश्य है, हमारा धर्म है, कर्तव्य है। इसीलिए उत्तराखंड बना है और उसके लिए हम संघर्षरत हैं। कोई परिवर्तन नहीं है। जिस मुख्यमंत्री को महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता, जो महिलाएं उत्तराखंड राज्य बनाने वाली मातृशक्ति है, उन्हीं के विरुद्ध वो इस तरह के बयान देते हैं, जिस तरह उनका अपमान करते हैं, तो 22 में चेहरे बदलने से क्या हो रहा? फ्रेम वही है, फोटो बदल दी, नीति और नियत नहीं बदली। चेहरा बदलने से बीजेपी का चरित्र नहीं बदला है। आप त्रिवेंद्र रावत जी की जगह तीरथ सिंह रावत ले आइए या तीरथ सिंह जी की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना दीजिए। बीजेपी का चाल चेहरा और महिला विरोधी जो इनका चरित्र है वो नहीं बदला है। खैर, दावे तो हमेशा से होते रहे हैं, लेकिन देवभूमि की जनता ने हर बार अपने वोट की चोट से सत्ताधारी दलों के इस दावे को चकनाचूर किया है। अब देखना यह है कि इस बार क्या होता है। क्या त्रिवेंद्र को हटाकर तीरथ को कमान सौंपने का बीजेपी का दांव कामयाब होगा या फिर साल 2022 में भी देवभूमि की जनता सत्ता परिवर्तन करेगी? क्योंकि इतिहास तो यही कहता है कि देवभूमि की जनता जनार्दन ने बैक टू बैक वेलकम किसी भी पार्टी का नहीं किया है। देहरादून से अंकित काला और चंद्रमोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
और वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर, केंद्र पोषित और बाह्य सहायतित योजनाओं के लिए विभागवार प्रगति की समीक्षा की और मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं की जिलावार भी समीक्षा की। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिवों के साथ ही सभी प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी जुड़े और समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश का चहुमुखी विकास हम सबका दायित्व है। इसके लिए सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। खबर ऋषिकेश से है, जहां अखिल भारतीय संत समिति की श्री राम तप स्थल आश्रम में बैठक की गई, जिसमें संत समाज से जुड़े संतों ने अपनी बातें समिति के सामने रखी। जिसमें सबसे प्रमुख बात ऋषिकेश शहर को ऑरेंज सिटी को लेकर बात की गई, जिसमें सभी संतों ने भगवा को लेकर विरोध करने वालों का कड़ा विरोध किया। संत लोकेश दास ने कहा कि संतों के आग्रह पर मेयर ने ऑरेंज सिटी को लागू करने की बात की, लेकिन कुछ पार्षदों ने इसका विरोध किया, जो कि निंदनीय है। और कुछ लोग हरे रंग की बात कर रहे हैं, जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां अखिल भारतीय संत समाज एक साथ खड़ा है, वहीं दूसरी बात संतों से आश्रमों की लीज न बढ़ाए जाने को लेकर की गई और साथ ही कुछ संतों से गंगा में राफ्टिंग के दौरान हल्ला गुल्ला किया जाता है, जिससे संत साधना नहीं कर पाते हैं, जिसको लेकर संत समाज ने अखिल भारतीय संत समिति के समक्ष ये तमाम बातें रखी। मुझे संत जो कहते हैं हम लोग विश्व को पढ़ सके मुझे नींद नहीं आती जब बात समाज। खबर देहरादून से है, जहां आईपीएस अधिकारी और पीपीएस को अवार्ड दिया जाएगा। उत्तराखंड की आईपीएस अधिकारी तृप्ति भट्ट को अवार्ड दिया जाएगा और पीपीएस लोकजीत सिंह को फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2020 दिया जाएगा और पुलिसिंग सम्मान 2020 के लिए दोनों अफसरों का चयन किया गया है। 20 मार्च को वर्चुअल माध्यम से दोनों को ये अवार्ड दिया जाएगा और दोनों अफसरों का सम्मान किया जाएगा। आईपीएस तृप्ति भट्ट को फिक्की स्पेशल ज्यूरी अवार्ड दिया जाएगा। वहीं दरअसल इस बार भी फिक्की ने 2020 में कोरोना काल से लेकर आपदा प्रबंधन समेत अन्य क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले अफसरों का चयन किया है। डीजीपी अशोक कुमार ने दोनों अफसरों को बधाई देते हुए आगे भी बेहतर पुलिसिंग जारी रखने को कहा है। तो 2 अधिकारियों की इसमें नियुक्ति हुई, यानी कि 2 अधिकारियों का चयन किया गया है, जिनको अवार्ड दिया जाएगा, अवार्ड से नवाजा जाएगा। हालांकि वर्चुअल तरीके से दोनों अधिकारियों को ये अवार्ड दिया जाएगा। तो आईपीएस अधिकारी और पीपीएस अधिकारी को अवार्ड दिया जाएगा। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने स्कूलों में फीस को लेकर बड़ा बयान दिया है। अरविंद पांडे ने कहा है कि प्रदेश में इसी सत्र से फीस एक्ट लागू किया जाएगा। स्कूलों में फीस को लेकर हमेशा से ही विवाद रहा है। ऐसे में सरकार की मंशा है, जो स्कूल अपने छात्रों को जिस स्तर की शिक्षा दे रहे हैं उसी के मुताबिक फीस ले सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है और जल्द ही सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा कि वो अभिभावकों की एसोसिएशन और स्कूलों की एसोसिएशन को बुलाएं और सबकी सहमति से एक रिपोर्ट तैयार करें। सभी की राय को ध्यान में रखते हुए फीस एक्ट बनाया जाएगा और सरकार जल्द ही इसे लागू करेगी। आज हमारी बैठक है, कुछ आज थोड़ा कुछ काम हम सौंपना है आज। अच्छा, तो मैं कहूँ विधानसभा आप लोग आइए, कल चाय भी पियेंगे, कुछ काम भी कर लेंगे, अच्छा रहेगा। आज हमारी बैठक है, कुछ आज थोड़ा कुछ काम हम सौंपना है आज। अच्छा, तो मैं कहूँ विधानसभा आप लोग आइए, कल चाय भी पियेंगे, कुछ काम भी कर लेंगे, अच्छा रहेगा। तो शिक्षा मंत्री ने ये एक्ट बनाने की बात कही, यानी कि फीस एक्ट बनाया जाएगा, जिसके जरिए स्कूल मनमानी नहीं कर सकेंगे और स्कूल की फीस निर्धारित कर दी जाएगी। यानी कि जिस तरीके से देखा गया था कि महामारी के दौरान फीस बढ़ा दी थी स्कूलों ने और इसी को लेकर अभिभावकों ने प्रदर्शन भी किया था, नाराजगी देखने को मिल रही थी और यही वजह है कि अब शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने एक फीस एक्ट इसी सत्र से लागू करने की बात कही है और इसी के संबंध में जल्द ही एसोसिएशन के साथ बैठक की जाएगी, मीटिंग की जाएगी, सभी इस बात को लेकर मंथन करेंगे और तय किया जाएगा।
खबर पौड़ी से है। उत्तराखंड सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद जिला मुख्यालय पौड़ी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के जरिए 4 साल के कार्यकाल को देखते हुए मुख्यालय पौड़ी में रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया, तो युवा कांग्रेस के जरिए प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर अपना विरोध जताया गया। जिला उपाध्यक्ष पौड़ी आशीष नेगी ने बताया है कि सरकार का 4 साल का कार्यकाल बेहद निराशाजनक रहा है, जिसके विरोध में कांग्रेस के जरिए प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया गया है। कि हमने उत्तराखंड के अंदर ढेर सारे जनहित के और इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।